अगर स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ समझ से बनता तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सबसे अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बाजार में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों से बनता है जो खुद को समझते हैं। यह किताब शेयर, चार्ट या कंपनियों की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जो पैसे के सामने अपना संतुलन खो बैठता है। आपने देखा होगा, कोई थोड़ा सा मुनाफा होते ही बेच देता है, कोई बड़ा नुकसान होते हुए भी पकड़े रहता है, कोई भीड़ के साथ खरीदता है और वही भीड़ के साथ टूट जाता है। सवाल यह नहीं है कि उसे जानकारी नहीं थी, सवाल यह है कि उस पल उसका दिमाग उसके काबू में नहीं था। द मनी गेम यही सवाल उठाती है। ये किताब पूछती है, जब पैसा दांव पर होता है तो इंसान तर्क क्यों खो देता है? क्यों सही सोच गलत समय पर लागू हो जाती है? क्यों ज्यादातर लोग खुद से ज्यादा भीड़ पर भरोसा करते हैं? स्टॉक मार्केट को खेल इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इसमें मजा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें नियम हैं, और वे नियम दिमाग के हैं। यहाँ हर खिलाड़ी खुद को औसत से बेहतर मानता है। हर किसी को लगता है कि वह अपवाद है, लेकिन बाजार अपवादों को नहीं, अनुशासन को इनाम देता है। ये किताब आपको बताएगी कि बाजार भविष्य से नहीं, मानव मनोविज्ञान से चलता है। ये डर से गिरता है, लालच से चढ़ता है और भ्रम से टूटता है। आप जानेंगे कि असली बड़ा पैसा तेज फैसलों में नहीं, धीरे टिके रहने में है। चार्ट और आंकड़े क्यों सीमित हैं, भविष्यवाणी क्यों सबसे खतरनाक लत है, और क्यों सही होना भी कई बार हार में बदल जाता है। यह किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, यह आपको गलत जगह उम्मीद लगाना बंद कराती है। क्योंकि बाजार में सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं, मानसिक संतुलन का होता है। जो व्यक्ति अपनी पहचान को पैसे से जोड़ लेता है वह हर गिरावट में टूटता है, और जो व्यक्ति अपनी सोच साफ रखता है वह हर हाल में टिकता है। द मनी गेम आपको यह नहीं सिखाती कि बाजार को कैसे हराया जाए, यह आपको यह सिखाती है कि बाजार के बीच खुद को कैसे बचाया जाए। और अगर आप इस एक बात को समझ गए कि यह खेल पैसे का नहीं, दिमाग का है, तो आप इस किताब से वही सीख गए जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में नहीं सीख पाते। यहीं से इस खेल की असली समझ शुरू होती है। अध्याय 1, स्टॉक मार्केट को गेम क्यों कहा गया? स्टॉक मार्केट को अक्सर लोग बहुत गंभीर चीज मानते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ समझदार लोगों, गणित के जानकारों और बड़े दिमाग वालों के लिए है। लेकिन इस किताब की शुरुआत ही इसी सोच को तोड़ने से होती है। लेखक साफ कहता है कि स्टॉक मार्केट कोई सीधी सादी आर्थिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक खेल है। और यह खेल इसीलिए नहीं कहलाता क्योंकि इसमें मजा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि इसमें नियम हैं, खिलाड़ी हैं, चालें हैं, भ्रम हैं और हार जीत है। हर खेल की तरह स्टॉक मार्केट में भी सब कुछ दिखता वैसा नहीं है जैसा होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि लोग तथ्यों के आधार पर फैसले लेते हैं। मुनाफा, घाटा, आंकड़े, रिपोर्ट, सब कुछ बहुत तर्क संगत दिखाई देता है। लेकिन अंदर से यह खेल पूरी तरह इंसानी स्वभाव पर टिका होता है। डर, लालच, घमंड, उम्मीद और अफवाह, यही इस खेल की असली ताकतें हैं। लेखक समझाता है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी अलग अलग स्तर के होते हैं। कोई नया होता है, कोई अनुभवी, कोई खुद को चैंपियन समझता है। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। कुछ लोग पहली बार पैसा लगाते हैं, कुछ सालों से खेल रहे होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद को बाजार से ज्यादा चालाक मानते हैं। लेकिन बाजार सबको एक ही नजर से देखता है। इस खेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां कोई स्थायी जीत नहीं होती। जो आज जीत रहा है वह कल हार सकता है, और जो आज हार रहा है वह कल संभल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि अगर उन्होंने एक बार सही फैसला कर लिया तो वे हमेशा सही ही करेंगे। यही घमंड उन्हें नुकसान की ओर ले जाता है। लेखक यह भी बताता है कि स्टॉक मार्केट में हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों को देखकर खेलता है। लोग यह नहीं पूछते कि किसी कंपनी की असली कीमत क्या है, बल्कि यह देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर सब खरीद रहे हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें भी खरीदना चाहिए। अगर सब बेच रहे हैं तो डर के मारे वे भी बेच देते हैं। इस तरह यह खेल तर्क से ज्यादा नकल पर चलता है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट को खेल कहा गया है, क्योंकि यहां जीतने वाला वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वही होता है जो अपने दिमाग पर काबू रख पाता है, जो हार के बाद घबराता नहीं और जीत के बाद उड़ता नहीं। लेखक एक अहम बात पर जोर देता है, इस खेल में नियम लिखे हुए नहीं होते, लेकिन फिर भी नियम होते हैं। जैसे
ज्यादा लालच करना नुकसानदेह है। डर में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। और सबसे बड़ा नियम यह है कि कोई भी खिलाड़ी बाजार से बड़ा नहीं होता। यह खेल इसीलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह इंसान को यह एहसास देता है कि वह सब समझ चुका है। जब कुछ समय तक सब सही चलता है तो खिलाड़ी को लगता है कि अब वह बाजार को पढ़ सकता है, लेकिन यही आत्मविश्वास धीरे धीरे लापरवाही में बदल जाता है। अध्याय के अंत में लेखक यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट को सिर्फ कमाई की मशीन समझता है, वह इस खेल की आत्मा को नहीं समझ पाया। यह खेल पैसे का नहीं, मानसिक संतुलन का है। यहां असली परीक्षा यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप दबाव में कैसे सोचते हैं। और जब तक इंसान यह नहीं मान लेता कि वह एक खेल का हिस्सा है, तब तक वह हर हार के बाद हैरान होता रहेगा। लेकिन जिस दिन वह इसे खेल की तरह समझ लेता है, उसी दिन से वह जिम्मेदारी से खेलना शुरू करता है। यहीं से द मनी गेम की असली समझ शुरू होती है। अध्याय 2। अगर आप खुद को नहीं जानते। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग यह मानकर उतरते हैं कि वे बाजार को समझने आए हैं। वे कंपनियों का अध्ययन करते हैं, आंकड़े देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं और विशेषज्ञों की राय सुनते हैं। लेकिन लेखक इस अध्याय में एक असहज सच्चाई सामने रखता है। अगर आप खुद को नहीं जानते तो बाजार को समझना आपके किसी काम का नहीं। यह खेल बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आप पैसा लगाते हैं तो आप सिर्फ पूंजी नहीं लगाते, आप अपनी सोच, अपने डर और अपनी उम्मीदें भी साथ रखते हैं। बाजार हर व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार नहीं करता, लेकिन हर व्यक्ति बाजार को अलग तरह से महसूस करता है। यही अंतर तय करता है कि कौन टिकेगा और कौन टूटेगा। लेखक बताता है कि लोग अपने बारे में कुछ धारणाएं बना लेते हैं कि वे शांत हैं, तर्कसंगत हैं, जोखिम संभाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही पैसा दांव पर लगता है, ये धारणाएं टूटने लगती हैं। थोड़ा सा नुकसान होते ही बेचैनी बढ़ती है। थोड़े से मुनाफे पर लालच जन्म लेता है। यह वही क्षण है जहां असली व्यक्तित्व सामने आता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि बाजार आपकी पहचान को उजागर करता है। क्या आप धैर्य रख सकते हैं? क्या आप नुकसान स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप भीड़ से अलग सोच सकते हैं? अगर इन सवालों के जवाब आपको खुद नहीं पता, तो बाजार आपको कठोर तरीके से सिखाएगा। लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहता है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि वे किस तरह के खिलाड़ी हैं। कोई तेज निर्णय लेता है और बाद में पछताता है। कोई निर्णय टालता रहता है और अवसर चूक जाता है। कोई मुनाफे में भी बेचने से डरता है और कोई घाटे में भी बेचने को तैयार नहीं होता। ये सब बाजार की समस्याएं नहीं हैं, ये व्यक्ति की समस्याएं हैं। यहां यह भी बताया गया है कि लोग अक्सर अपनी गलतियों के लिए बाजार को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि हालात खराब थे, खबरें गलत थीं या किसी और की सलाह ने उन्हें फंसा दिया। लेकिन लेखक के अनुसार यह आत्म धोखा है। बाजार ने वही किया जो वह करता है, उतार चढ़ाव। गलती उस इंसान की थी जिसने अपनी सीमा को नहीं पहचाना। खुद को जानने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी ताकतों को पहचानें, बल्कि यह भी समझें कि आपकी कमजोरियां क्या हैं। क्या आप नुकसान से ज्यादा डरते हैं? क्या आप दूसरों की सफलता देखकर जल्दबाजी में कदम उठाते हैं? क्या आप यह मान लेते हैं कि पिछली जीत आगे की जीत की गारंटी है? अगर हां, तो यही जगह है जहां सावधानी जरूरी है। लेखक यह भी समझाता है कि आत्मज्ञान के बिना रणनीति बेकार है। आप सबसे अच्छी योजना बना लें, लेकिन अगर दबाव में आप उसे तोड़ देते हैं तो योजना का कोई मूल्य नहीं। इसलिए सफल खिलाड़ी पहले अपने स्वभाव के अनुसार खेल चुनता है, न कि किसी और की नकल करता है। इस अध्याय का केंद्रीय विचार यह है कि बाजार आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, वह आपको बेहद साफ तरीके से दिखा देता है कि आप कौन हैं। जो व्यक्ति यह सच्चाई स्वीकार कर लेता है, वही सीखना शुरू करता है, और जो इससे भागता है, वही बार बार वही गलती दोहराता है। अध्याय के अंत में लेखक यह संकेत देता है कि असली बढ़त जानकारी से नहीं, आत्मनियंत्रण से आती है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, वह हर उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रख सकता है, और जो खुद से अनजान है, वह सबसे आसान बाजार में भी उलझ जाएगा। पैसे के इस खेल में पहला सबक यही है, अगर आप खुद को नहीं जानते तो बाजार आपको जानने का मौका नहीं देगा। अध्याय 3, जाने खुद को। पिछले अध्याय में यह साफ हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को नहीं जानता तो स्टॉक मार्केट उसे बहुत कठोर तरीके से सिखाता है। अब यह अध्याय उसी बात को आगे बढ़ाता है और बताता है कि खुद को जानना इस खेल का सबसे जरूरी कौशल क्यों है। यहां लेखक कोई दर्शन नहीं दे रहा,
बल्कि एक व्यावहारिक सच्चाई सामने रख रहा है। खुद को जानने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को समझदार या शांत मान लें। इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि पैसा आपके भीतर क्या बदलता है। जैसे ही दांव बड़ा होता है, वैसे ही सोच बदलने लगती है। जो व्यक्ति सामान्य हालात में धैर्यवान होता है, वही दबाव में जल्दबाज बन सकता है। इसलिए लेखक कहता है कि असली पहचान तब सामने आती है जब नुकसान की संभावना मौजूद हो। इस अध्याय में यह बताया गया है कि हर इंसान की एक मानसिक सीमा होती है। कोई छोटा नुकसान भी सहन नहीं कर पाता, तो कोई बड़े उतार चढ़ाव में भी शांत रहता है। समस्या तब पैदा होती है जब इंसान अपनी सीमा से ज्यादा जोखिम उठा लेता है। यह जोखिम ज्ञान से नहीं, भ्रम से पैदा होता है। इस भ्रम से कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेखक समझाता है कि ज्यादातर लोग अपने फैसलों के पीछे की भावना को नहीं पहचानते। वे कहते हैं कि उन्होंने सोचना समझना कर निर्णय लिया, लेकिन असल में निर्णय डर या लालच से लिया गया होता है। खुद को जानने का पहला कदम यही है कि आप यह पहचान सकें कि आप किस भावना में फैसला ले रहे हैं। यहां लेखक एक अहम अंतर बताता है, जानकारी और समझ के बीच का अंतर। जानकारी बाहर से आती है, समझ भीतर से। आप बाजार के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन अगर आप यह नहीं जानते कि आप नुकसान में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, तो सारी जानकारी बेकार है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सफल खिलाड़ी खुद को किसी आदर्श इंसान की तरह नहीं देखता। वह यह नहीं सोचता कि वह कभी गलती नहीं करेगा। वह यह मानता है कि वह गलती करेगा, लेकिन उसे सीमित रखेगा। यह सोच ही उसे लंबे समय तक टिकाए रखती है। खुद को जानने का मतलब यह भी है कि आप यह स्वीकार करें कि हर खेल आपके लिए नहीं है। कुछ लोग तेज फैसले नहीं ले सकते, कुछ लोग लंबे इंतजार में घबरा जाते हैं। जो व्यक्ति यह बात समझ लेता है, वह अपनी प्रकृति के अनुसार खेलता है, न कि दूसरों की नकल करता है। लेखक यह भी बताता है कि बाजार आपको बार बार परखेगा, कभी लाभ देकर, कभी नुकसान देकर। हर बार वह यह देखेगा कि क्या आप अपने स्वभाव से सीख रहे हैं या सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो सीखता है वह आगे बढ़ता है, जो सिर्फ प्रतिक्रिया करता है वह चक्र में फंसा रहता है। इस अध्याय का सार यही है कि स्टॉक मार्केट में असली प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, खुद से होती है। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, उसे बाजार डराता नहीं, और जो खुद से अनजान रहता है, उसे सबसे छोटा उतार चढ़ाव भी हिला देता है। लेखक अंत में एक सीधी बात कहता है, खुद को जानना कोई एक बार का काम नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया में एक साधारण खिलाड़ी धीरे धीरे समझदार खिलाड़ी बनता है। अध्याय 4, मार्केट क्राउड और मानव मनोविज्ञान। स्टॉक मार्केट में अक्सर ऐसा लगता है कि फैसले व्यक्ति ले रहा है, लेकिन लेखक इस अध्याय में दिखाता है कि ज्यादातर समय फैसले भीड़ लेती है। इंसान खुद को स्वतंत्र सोच वाला मानता है, लेकिन जैसे ही वह बाजार में उतरता है, उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह अनजाने में उसी दिशा में चलने लगता है जिधर भीड़ जा रही होती है। भीड़ का मनोविज्ञान बहुत साधारण है। जब लोग देखते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, तो उन्हें लगता है कि कुछ सही हो रहा है। वे कारण नहीं ढूंढते, वे सिर्फ परिणाम देखते हैं। यही सोच उन्हें खरीदने पर मजबूर करती है। और जब गिरावट शुरू होती है, तो वही लोग डर जाते हैं, क्योंकि अब भीड़ डर रही होती है। लेखक बताता है कि भीड़ को सबसे ज्यादा 2 चीजें चलाती हैं, सुरक्षा की भावना और अकेले न पड़ने का डर। इंसान ये मान लेता है कि अगर सब एक ही काम कर रहे हैं, तो वह गलत नहीं हो सकता। लेकिन बाजार में यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस अध्याय में यह साफ किया गया है कि मार्केट क्राउड कभी तर्कसंगत नहीं होता। वह भावनाओं से चलता है। आज वह उत्साह में खरीदता है, कल उसी उत्साह की कीमत डर से चुकाता है। भीड़ की याददाश्त छोटी होती है। वह पिछली गिरावट को भूल जाती है और हर उछाल को नई शुरुआत मान लेती है। लेखक यह भी समझाता है कि मीडिया, खबरें और चर्चाएं भी इसी भीड़ को और तेज करती हैं। जब हर जगह एक ही बात सुनाई देती है, तो इंसान को लगता है कि यही सच्चाई है। वह यह नहीं पूछता कि यह राय कहां से आई, वह सिर्फ यह देखता है कि कितने लोग उसे दोहरा रहे हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। भीड़ हमेशा गलत नहीं होती, लेकिन वह कभी स्थिर भी नहीं होती। वह दिशा बदलती रहती है। जो खिलाड़ी भीड़ के साथ चलता है, वह भी उसी गति से गिरता भी है, क्योंकि जब भीड़ पलटती है, तो उसके साथ सब कुछ पलट जाता है। लेखक कहता है कि सबसे मुश्किल काम यह नहीं है कि आप भीड़ से अलग सोचें, बल्कि यह है कि आप अकेले होने का साहस रखें। जब आपके आसपास सब कुछ एक दिशा में जा रहा हो,
तब रुककर सोचना बहुत कठिन होता है, लेकिन यही रुकना आपको नुकसान से बचा सकता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि इंसान को तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत होती है। वह उतार चढ़ाव को व्यक्तिगत संकेत मान लेता है, जबकि बाजार में ज्यादातर उतार चढ़ाव सिर्फ सामूहिक भावनाओं का परिणाम होते हैं, न कि किसी गहरी सच्चाई का। लेखक यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति भीड़ को समझ लेता है वह उससे डरता नहीं। वह यह जानता है कि भीड़ कब लालच में है और कब डर में, और वह अपने फैसले उसी समझ के साथ लेता है, न कि उसी भावना के साथ। अध्याय के अंत में लेखक एक मूल बात पर आता है। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा भीड़ के साथ चलकर नहीं, भीड़ को देखकर बनाया जाता है। जो यह समझ लेता है कि भीड़ क्या महसूस कर रही है, वह यह भी समझ लेता है कि उसे क्या नहीं करना है। यही मानव मनोविज्ञान और बाजार के खेल का सबसे गहरा संबंध सामने आता है। अध्याय 5, पैसे के मायने। इस अध्याय में लेखक एक बुनियादी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई सामने रखता है। पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वह उस अर्थ से मूल्यवान बनता है जो इंसान उसे देता है। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग ये मानकर उतरते हैं कि पैसा सिर्फ मुनाफा है, लेकिन लेखक बताता है कि हर व्यक्ति के लिए पैसे के मायने अलग होते हैं। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, उसे यह भरोसा देता है कि भविष्य अनिश्चित होने के बावजूद वह संभला रहेगा। किसी के लिए पैसा स्वतंत्रता है, किसी पर निर्भर न रहने की क्षमता, और किसी के लिए पैसा सिर्फ जीत का प्रतीक है, एक ऐसा सबूत कि वह दूसरों से बेहतर है। यही अलग अलग अर्थ बाजार में अलग अलग व्यवहार पैदा करते हैं। लेखक समझाता है कि समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपने लिए पैसे का अर्थ तय नहीं करता। तब वह दूसरों के अर्थ उधार ले लेता है। वह वही चाहता है जो बाकी लोग चाहते हैं, वही दौड़ता है जहां भीड़ दौड़ रही है। ऐसे में पैसा साधन नहीं रहता, दबाव बन जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि पैसा अक्सर भावनाओं का रूप ले लेता है। लाभ खुशी देता है, नुकसान अपमान जैसा महसूस होता है, लेकिन बाजार भावनाओं को नहीं समझता, वह सिर्फ संख्याएं दिखाता है। जो व्यक्ति हर उतार चढ़ाव को अपनी पहचान से जोड़ लेता है, वह मानसिक रूप से थक जाता है। लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहता है, पैसे के मायने स्थिर नहीं होते, जीवन के अलग अलग चरणों में उनका अर्थ बदलता है। जो अर्थ जवानी में जोखिम लेने को प्रेरित करता है, वही अर्थ बाद में सतर्कता सिखाता है। समझदार खिलाड़ी इस बदलाव को स्वीकार करता है, जबकि नासमझ खिलाड़ी पुराने अर्थ से चिपका रहता है। यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि पैसा कभी संतुष्टि नहीं देता जब तक उसके साथ उद्देश्य न जुड़ा हो। जो व्यक्ति सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए खेलता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना मिलता है उसे ज्यादा की चाह पैदा हो जाती है। यह चाह ही उसे गलत फैसलों की ओर धकेलती है। लेखक यह भी बताता है कि बाजार में बहुत से लोग पैसे को आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। वे मान लेते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा मूल्य, लेकिन यह सोच उन्हें हर गिरावट पर मानसिक चोट देती है। जो व्यक्ति पैसे को अपनी पहचान नहीं बनाता, वही लंबे समय तक संतुलन बनाए रख पाता है। इस अध्याय का एक केंद्रीय संदेश यह है कि पैसा खुद बोलता नहीं है, इंसान उसके जरिए बोलता है। पैसा आपके स्वभाव को उजागर करता है। अगर आपके भीतर डर है तो पैसा उसे बढ़ा देगा। अगर आपके भीतर धैर्य है तो पैसा उसे मजबूत करेगा। अध्याय के अंत में लेखक यह स्पष्ट करता है कि स्टॉक मार्केट में सफलता का अर्थ सिर्फ कमाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आप क्यों कमा रहे हैं। जिस दिन इंसान अपने लिए पैसे का सही अर्थ तय कर लेता है, उसी दिन पैसा उसके लिए बोझ नहीं, एक साधन बन जाता है। और यही समझ पैसे के इस खेल को अराजकता से निकालकर संतुलन की ओर ले जाती है। अध्याय 6, लोग इस गेम में क्यों हैं। स्टॉक मार्केट में हर इंसान की मौजूदगी एक जैसी नहीं होती, लेकिन सबका वहां होना किसी न किसी वजह से होता है। लेखक इस अध्याय में यही सवाल उठाता है, आखिर लोग इस खेल में उतरते क्यों हैं। क्या वजह सिर्फ पैसा है या इसके पीछे कुछ और भी चलता है। सबसे पहली वजह है उम्मीद। यह उम्मीद कि यहां से जीवन बदल सकता है। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को एक ऐसे दरवाजे की तरह देखते हैं जो उन्हें उस जगह पहुंचा सकता है जहां वे सामान्य रास्तों से नहीं पहुंच पाए। यह उम्मीद उन्हें जोखिम लेने के लिए तैयार कर देती है, कई बार उनकी क्षमता से ज्यादा। दूसरी वजह है नियंत्रण का भ्रम। इंसान को यह अच्छा लगता है कि वह अपने फैसले खुद ले रहा है। जब वह शेयर खरीदता या बेचता है तो उसे लगता है कि वह हालात को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन लेखक बताता है कि यह अक्सर एक भ्रम होता है। बाजार बड़े स्तर पर चलता है
और व्यक्ति सिर्फ उसमें प्रतिक्रिया कर रहा होता है। तीसरी वजह है तुलना। लोग अपने आसपास देखते हैं कि किसी ने पैसा कमाया, किसी ने सही समय पर निवेश किया और अब वह आगे निकल गया है। यही तुलना भीतर बेचैनी पैदा करती है। इंसान सोचता है कि अगर वह बाहर रहा तो पीछे रह जाएगा। इस डर से वह भी खेल में कूद पड़ता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कई लोग इस खेल में इसलिए होते हैं क्योंकि वे किसी और खेल में संतुष्ट नहीं हैं। नौकरी की सीमाएं, व्यापार की अनिश्चितता या जीवन की धीमी गति, स्टॉक मार्केट उन्हें तेज परिणाम का वादा करता है। यह वादा ही उन्हें बांधे रखता है, चाहे परिणाम मिले या नहीं। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि कुछ लोग इस खेल में जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए आते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ संख्या नहीं होता, वह प्रमाण होता है। प्रमाण कि वे सही थे, समझदार थे या दूसरों से बेहतर थे। यही मानसिकता उन्हें ज्यादा जोखिम की ओर ले जाती है। यहां एक अहम बात सामने आती है। ज्यादातर लोग इस गेम में बिना यह जाने उतरते हैं कि वे यहां क्यों हैं। वे बस चलते हुए आ जाते हैं। उन्हें न अपनी अपेक्षाएं साफ होती हैं, न अपनी सीमाएं। ऐसे लोग हर उतार चढ़ाव पर भ्रमित होते हैं और हर नुकसान पर हताश। लेखक कहता है कि बाजार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो गलत वजहों से खेल रहे हैं। कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, कोई नुकसान की भरपाई करना चाहता है और कोई सिर्फ इसीलिए खेल रहा है क्योंकि बाकी सब खेल रहे हैं। ये सारी वजहें व्यक्ति को अस्थिर बनाती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि जब तक इंसान यह स्पष्ट नहीं करता कि वह इस खेल में क्यों है, तब तक वह हर परिणाम से हिलता रहेगा। सही वजह व्यक्ति को संयम देती है, गलत वजह उसे उतावला बनाती है। अध्याय के अंत में लेखक एक सीधी बात रखता है। स्टॉक मार्केट में होना कोई मजबूरी नहीं है, यह एक चुनाव है और जो व्यक्ति अपने चुनाव की वजह समझ लेता है वही इस गेम में खुद को खोने से बचा पाता है। अध्याय 7, पहचान और चिंता। इस अध्याय में लेखक स्टॉक मार्केट की उस परत को खोलता है जहां पैसा नहीं, पहचान दांव पर लगी होती है। वह बताता है कि बाजार में चिंता सिर्फ घाटे से नहीं पैदा होती, बल्कि उस डर से पैदा होती है कि कहीं हमारा बनाया हुआ चित्र टूट न जाए। इंसान पैसे से ज्यादा अपनी पहचान को बचाने की कोशिश करता है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझदार निवेशक मानने लगता है तो हर फैसला उसकी पहचान से जुड़ जाता है। लाभ सिर्फ का पैसा नहीं देता, वह अहंकार को मजबूत करता है और नुकसान सिर्फ रकम नहीं घटाता, वह व्यक्ति के आत्मविश्वास पर चोट करता है। यहीं से चिंता जन्म लेती है। लेखक समझाता है कि ज्यादातर लोग यह स्वीकार नहीं कर पाते कि वे गलत हो सकते हैं, क्योंकि गलती मानने का मतलब होता है अपनी पहचान पर सवाल उठाना। इसलिए वे घाटे में भी गलत फैसले को पकड़े रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो वे खुद हार मान लेंगे। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि चिंता बाजार की चाल से नहीं, अहंकार से जुड़ी अपेक्षाओं से पैदा होती है। इंसान खुद से यह वादा कर लेता है कि वह सही होगा, कि वह दूसरों से बेहतर समझता है। जब बाजार इस वादे को तोड़ता है तो बेचैनी बढ़ जाती है। लेखक यह भी बताता है कि पहचान जितनी सख्त होती है, चिंता उतनी ही गहरी होती है। जो व्यक्ति खुद को सिर्फ एक भूमिका में बांध लेता है, जैसे सफल निवेशक, तेज खिलाड़ी या हमेशा सही रहने वाला, वह हर उतार चढ़ाव को व्यक्तिगत हमला मान लेता है। यहां एक अहम अंतर सामने आता है। जो व्यक्ति फैसले को अपनी पहचान से अलग रखता है वह नुकसान से सीख सकता है, लेकिन जो व्यक्ति फैसले को खुद से जोड़ लेता है वह नुकसान को अपमान की तरह महसूस करता है। यही भावना उसे घबराहट, जल्दबाजी और गलत प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाती है। लेखक कहता है कि बाजार में शांति तभी आती है जब इंसान यह मान ले कि वह अपने फैसलों से बड़ा है। एक फैसला गलत हो सकता है, लेकिन इससे इंसान गलत नहीं हो जाता। यह सोच चिंता को कम करती है और विवेक को जगह देती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि लगातार बाजार देखने से चिंता बढ़ती है, क्योंकि व्यक्ति हर पल अपनी पहचान को परखता रहता है। हर छोटी हलचल उसे यह याद दिलाती है कि उसका मूल्य दांव पर है, जबकि वास्तव में बाजार किसी की पहचान को नहीं जानता, न उसकी परवाह करता है। अध्याय का केंद्रीय संदेश यही है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान पैसे का नहीं, मानसिक शांति का होता है। और यह नुकसान तब होता है जब इंसान पैसा और पहचान को एक कर देता है। अंत में लेखक एक साफ बात रखता है, अगर आपकी पहचान बाजार से जुड़ी है तो आपकी चिंता कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जिस दिन आपने अपनी पहचान को अपने फैसलों से अलग कर लिया, उसी दिन यह खेल आपको डराना बंद कर देगा। अध्याय 8,
असली बड़ा पैसा कहाँ है? इस अध्याय में लेखक उस भ्रम को तोड़ता है जिसके पीछे ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं। लोग मानते हैं कि बड़ा पैसा तेज चालों में है, सही समय पर खरीदने में, सही समय पर बेचने में और बाजार की हर छोटी हलचल को पकड़ लेने में। लेकिन लेखक कहता है कि असली बड़ा पैसा वहां नहीं है जहां भीड़ उसे ढूंढती है। अधिकांश लोग छोटे उतार चढ़ाव में उलझे रहते हैं। वे रोज के भाव, खबरें और अफवाहें देखते हैं। उन्हें लगता है कि हर हलचल एक अवसर है, लेकिन इस भाग दौड़ में वे सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, समय। और लेखक के अनुसार बड़ा पैसा समय के साथ बनता है, जल्दबाजी से नहीं। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि असली बड़ा पैसा धैर्य में छुपा होता है। वह उन लोगों के पास जाता है जो इंतजार कर सकते हैं, जो हर दिन कुछ करने की मजबूरी महसूस नहीं करते, क्योंकि बाजार में ज्यादातर समय कुछ न करना ही सबसे सही निर्णय होता है। लेखक यह भी बताता है कि बड़ा पैसा भविष्यवाणी से नहीं बनता। जो लोग यह सोचते हैं कि वे बाजार की अगली चाल जान सकते हैं, वे अक्सर अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करते हैं। असली खिलाड़ी यह नहीं पूछता कि कल क्या होगा, वह यह देखता है कि वह कितनी देर तक टिक सकता है। यहां यह बात भी सामने आती है कि बड़ा पैसा जोखिम लेने से नहीं, जोखिम संभालने से बनता है। ज्यादातर लोग बड़े लाभ के सपने में अपनी सीमाएं भूल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पहले यह तय करता है कि वह कितना खो सकता है, वही लंबे समय तक खेल में बना रहता है। लेखक समझाता है कि असली बड़ा पैसा अनुशासन में है। उस अनुशासन में जो आपको गलत समय पर कदम उठाने से रोकता है, जो आपको जीत के बाद शांत रखता है और हार के बाद टूटने नहीं देता। यह अनुशासन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से बनता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बड़ा पैसा अक्सर उबाऊ दिखता है। वह शोर नहीं करता, वह रोमांच नहीं देता, इसलिए भीड़ उसे नजरअंदाज कर देती है। लोग कहानी चाहते हैं, तेज परिणाम चाहते हैं, जबकि बड़ा पैसा धीरे धीरे चुपचाप आकार लेता है। लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहता है, जो व्यक्ति हर मौके के पीछे भागता है, वह किसी भी मौके को पूरा नहीं जी पाता। और जो व्यक्ति चुनिंदा अवसरों पर ही दांव लगाता है, वही उन्हें सही ढंग से निभा पाता है। अध्याय के अंत में लेखक साफ करता है कि स्टॉक मार्केट में असली बड़ा पैसा किसी रहस्य में नहीं छुपा है। वह किसी विशेष चाल या गुप्त जानकारी का नतीजा नहीं है। वह एक सोच का परिणाम है, ऐसी सोच जो समय, धैर्य और संयम को समझती है। और यही वजह है कि असली बड़ा पैसा हर किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसे देखने के लिए शोर नहीं, समझ चाहिए। अध्याय 9, संपत्ति का सरल समीकरण। इस अध्याय में लेखक उस बात को बेहद सरल रूप में सामने रखता है जिसे लोग अक्सर जटिल बना देते हैं। लोग मानते हैं कि दौलत बनाना बहुत कठिन गणित है, जिसमें खास ज्ञान, तेज दिमाग और सही समय की जरूरत होती है। लेकिन लेखक कहता है कि दौलत का मूल समीकरण बहुत सीधा है। कठिनाई उसे निभाने में है, समझने में नहीं। संपत्ति बनने का पहला हिस्सा है समय। समय वह तत्व है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। जो लोग बार बार फैसले बदलते हैं, वे समय खो देते हैं, और जो लोग धैर्य रखते हैं, वे समय को अपने पक्ष में कर लेते हैं। लेखक के अनुसार समय दौलत का सबसे बड़ा गुणक है। दूसरा हिस्सा है अनुशासन। यह तय करता है कि आप अपने फैसलों पर टिके रहते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं। बिना अनुशासन के समय भी आपके खिलाफ काम करने लगता है। अनुशासन आपको गलत समय पर कदम उठाने से रोकता है और सही समय पर कुछ न करने की ताकत देता है। तीसरा हिस्सा है जोखिम की समझ। लेखक यहां साफ करता है कि जोखिम से बचना दौलत नहीं बनाता, लेकिन जोखिम को न समझना उसे नष्ट कर देता है। सफल व्यक्ति यह नहीं पूछता कि वह कितना कमा सकता है, वह यह पूछता है कि वह कितना खो सकता है और फिर भी खेल में बना रह सकता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि दौलत बढ़ाने में निरंतरता की बड़ी भूमिका होती है। छोटे छोटे सही निर्णय समय के साथ बड़ा असर दिखाते हैं, जबकि एक बड़ा गलत निर्णय पूरे समीकरण को बिगाड़ सकता है। लेखक यह स्पष्ट करता है कि यह समीकरण दिखने में साधारण है, लेकिन इंसानी स्वभाव इसे कठिन बना देता है। लालच अनुशासन को तोड़ता है, डर समय से पहले फैसले बदलवा देता है और अहंकार जोखिम की सीमाएं मिटा देता है। यहां एक अहम बात कही गई है, दौलत बनाने के लिए असाधारण काम नहीं, साधारण कामों को लंबे समय तक सही तरीके से करना पड़ता है। जो व्यक्ति हर दिन चमत्कार ढूंढता है, वह इस सरल समीकरण को निभा नहीं पाता। अध्याय के अंत में लेखक यह निष्कर्ष देता है कि दौलत कोई रहस्य नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया का सम्मान करता है, वही परिणाम देखता है,
और जो इसे शॉर्टकट से बदलना चाहता है वह अक्सर सब कुछ गंवा बैठता है। समय प्लस अनुशासन प्लस जोखिम की समझ यही है संपत्ति का सरल समीकरण। और जो इसे समझ ही नहीं बल्कि अपनाता है वही इस खेल में वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। अध्याय 10, चार्टिंग और पुराने आंकड़ों की सीमा। इस अध्याय में लेखक उस विश्वास पर सवाल उठाता है जिस पर बहुत से निवेशक टिके रहते हैं। यह विश्वास कि पुराने आंकड़े और चार्ट भविष्य को साफ साफ बता सकते हैं। लोग घंटों चार्ट देखते हैं, रेखाएं खींचते हैं, पैटर्न पहचानते हैं और मान लेते हैं कि उन्होंने बाजार को समझ लिया है। लेकिन लेखक कहता है कि चार्ट मदद कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं। पुराना डेटा यह बताता है कि क्या हो चुका है, यह नहीं कि आगे क्या होगा। फिर भी इंसान स्वाभाविक रूप से अतीत में सुरक्षा ढूंढता है। उसे लगता है कि अगर कोई पैटर्न पहले काम कर चुका है तो वह फिर काम करेगा। यह सोच उसे भरोसा देती है, लेकिन यह भरोसा अक्सर झूठा साबित होता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि चार्टिंग इंसान को नियंत्रण का एहसास देती है। जब कोई रेखाएं और आंकड़े देखता है तो उसे लगता है कि वह बाजार को पकड़ रहा है, जबकि असल में वह सिर्फ बीते हुए समय को देख रहा होता है। बाजार आगे बढ़ चुका होता है। लेखक यह भी बताता है कि समस्या चार्ट में नहीं, उम्मीद में है। लोग चार्ट से यह चाहने लगते हैं कि वह उन्हें निश्चित जवाब दे। वे भूल जाते हैं कि बाजार स्थिर नहीं है, उसमें नियम बदलते रहते हैं, खिलाड़ी बदलते रहते हैं और परिस्थितियां भी। यहां एक अहम बात सामने आती है। पुराना डेटा अक्सर उन हालात को दर्शाता है जो अब मौजूद नहीं है। जो चीजें पहले कीमतों को चलाती थीं वे अब अप्रासंगिक हो सकती हैं, लेकिन इंसान इस बदलाव को स्वीकार करने में धीमा होता है। लेखक यह भी समझाता है कि चार्टिंग कभी-कभी आत्मविश्वास बढ़ाती है और यही आत्मविश्वास खतरा बन जाता है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि उसने पैटर्न पकड़ लिया है तो वह जोखिम को नजरअंदाज करने लगता है और बाजार ऐसे आत्मविश्वास को जल्दी चुनौती देता है। इस अध्याय में यह साफ किया गया है कि चार्ट एक औजार है, सहारा नहीं। उसका उपयोग सोच को व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है, निर्णय को सौंपने के लिए नहीं। जो व्यक्ति सारे फैसले चार्ट पर छोड़ देता है वह अपनी जिम्मेदारी से बच रहा होता है। लेखक अंत में यह बात रखता है कि सबसे बड़ा भ्रम यह मानना है कि अतीत दोहराया जाएगा। बाजार कभी हूबहू नहीं दोहराता, वह सिर्फ इंसानी प्रतिक्रिया को दोहराता है, डर, लालच और आशा। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह चार्ट को सही संदर्भ में देख पाता है। अध्याय का सार यही है, चार्ट आपको दिशा दिखा सकते हैं लेकिन रास्ता तय नहीं कर सकते। और जो यह मान लेता है कि पुराना डेटा भविष्य की गारंटी है वह इस खेल के सबसे खतरनाक भ्रम में जी रहा होता है। अध्याय 11, रैंडम वॉक और भविष्य की भविष्यवाणी। इस अध्याय में लेखक उस धारणा को चुनौती देता है जिसे निवेशक सबसे ज्यादा पकड़ कर रखते हैं, यह विश्वास कि भविष्य को किसी न किसी तरीके से भांपा जा सकता है। लोग मानते हैं कि अगर उनके पास पर्याप्त जानकारी, अनुभव या विश्लेषण हो तो वे बाजार की अगली चाल जान सकते हैं। लेकिन लेखक रैंडम वॉक की अवधारणा के जरिए इस सोच की सीमा दिखाता है। रैंडम वॉक का अर्थ यह नहीं है कि बाजार पूरी तरह बेतरतीब है। इसका अर्थ यह है कि छोटी अवधि में बाजार की चालें इतनी असंख्य कारणों से प्रभावित होती हैं कि उन्हें पहले से तय करना असंभव हो जाता है। हर खबर, हर अफवाह, हर भावना बाजार को एक नई दिशा में धकेल सकती है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि इंसान भविष्य को जानने की स्वाभाविक इच्छा रखता है। अनिश्चितता उसे असहज करती है, इसीलिए वह भविष्यवाणियों में शांति ढूंढता है। कोई विशेष या बोले, कोई मॉडल दिखे, इंसान उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे निश्चितता चाहिए। लेखक बताता है कि यही चाह निवेशकों को भ्रम में डालती है। जब कोई भविष्यवाणी सही निकल जाती है तो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसने कुछ पकड़ लिया है। वह भूल जाता है कि कई भविष्यवाणियां गलत भी होती हैं, लेकिन दिमाग उन्हें जल्दी भुला देता है। यहां यह बात सामने आती है कि रैंडम वॉक भविष्यवाणी को बेकार नहीं बल्कि सीमित साबित करता है। आप कुछ रुझान समझ सकते हैं, लेकिन सटीक समय और दिशा बताना लगभग असंभव है। जो व्यक्ति यह सीमा नहीं मानता वही बार बार निराश होता है। लेखक यह भी बताता है कि भविष्यवाणी पर भरोसा इंसान को ज्यादा सक्रिय बना देता है। उसे लगता है कि कुछ करना जरूरी है, जबकि कई बार बाजार में सबसे समझदारी भरा कदम कुछ न करना होता है। रैंडम वॉक यह सिखाता है कि हर चाल का कोई अर्थ नहीं होता। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है
कि भविष्य की चिंता वर्तमान के फैसलों को बिगाड़ देती है। जो व्यक्ति लगातार यह सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, वह आज क्या करना है, यह भूल जाता है और बाजार वर्तमान में लिए गए फैसलों का ही परिणाम दिखाता है। लेखक अंत में यह बात रखता है कि जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि भविष्य अनिश्चित है, वही शांत रहता है। वह तैयारी पर ध्यान देता है, भविष्यवाणी पर नहीं। वह अपने जोखिम को सीमित करता है, न कि भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। अध्याय का केंद्रीय संदेश यही है। बाजार में सबसे बड़ा भ्रम भविष्य को जानने का नहीं, भविष्य को जान लेने का दावा करना है। और जो व्यक्ति इस भ्रम से बाहर आ जाता है, वही रैंडम वॉक के बीच भी संतुलन बनाए रख पाता है। अध्याय 12, कंप्यूटर, सिस्टम और बढ़त। इस अध्याय में लेखक स्टॉक मार्केट के उस हिस्से पर रोशनी डालता है जहां इंसान और मशीन आमने सामने आते हैं। जैसे जैसे बाजार विकसित हुआ, वैसे वैसे फैसले लेने में कंप्यूटर और व्यवस्थित प्रणालियों की भूमिका बढ़ती चली गई। लेखक स्पष्ट करता है कि तकनीक ने बाजार को तेज और जटिल दोनों बना दिया है, लेकिन इससे इंसान की मूल समस्या खत्म नहीं हुई है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह भावना से मुक्त होता है। वह डरता नहीं, लालच नहीं करता और न ही पहचान से बंधा होता है। जब उसे कोई नियम दिया जाता है तो वह उसे बिना सवाल किए लागू करता है। यही अनुशासन उसे इंसान पर बढ़त देता है। लेकिन लेखक यह भी बताता है कि कंप्यूटर कोई चमत्कार नहीं है। वह वही करता है जो इंसान उसे सिखाता है। अगर नियम गलत हैं तो परिणाम भी गलत होंगे। इसलिए सिस्टम का होना सफलता की गारंटी नहीं देता। असली सवाल यह है कि सिस्टम किस सोच पर आधारित है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि सिस्टम इंसान को अनुशासन देता है, वह भावनाओं के प्रभाव को कम करता है। जब इंसान अपने फैसले किसी तय प्रक्रिया के अनुसार लेता है तो वह घबराहट और उतावलेपन से बच सकता है। इस अर्थ में सिस्टम इंसान की कमजोरी को संभालने का साधन बन जाता है। लेखक यह भी समझाता है कि सिस्टम की सबसे बड़ी सीमा यह है कि वह बदलाव को देर से पहचानता है। बाजार स्थिर नहीं रहता, परिस्थितियां बदलती हैं और जो सिस्टम पुराने हालात के लिए बना होता है वह नए हालात में असफल हो सकता है। इसलिए सिस्टम को अचूक मान लेना खतरनाक है। यहां यह बात सामने आती है कि बढ़त सिर्फ तकनीक से नहीं आती, बल्कि इस समझ से आती है कि तकनीक कहां काम करती है और कहां नहीं। जो व्यक्ति कंप्यूटर पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है वह अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है, और जो व्यक्ति कंप्यूटर को पूरी तरह नकार देता है वह अनुशासन खो देता है। लेखक यह भी बताता है कि बड़े खिलाड़ी सिस्टम का इस्तेमाल बाजार को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी भावना है। सिस्टम उन्हें इसी से बचाता है। इस अध्याय के अंत में लेखक एक संतुलित दृष्टि देता है। कंप्यूटर, सिस्टम और तकनीक बाजार में बढ़त दे सकते हैं, लेकिन वे अंतिम सत्य नहीं हैं। असली बढ़त उस व्यक्ति के पास होती है जो तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होता। अध्याय का सार यही है, कंप्यूटर तेज हो सकता है, सिस्टम सख्त हो सकता है, लेकिन समझ के बिना दोनों ही अधूरे हैं। और जो व्यक्ति समझ और अनुशासन को एक साथ रख पाता है वही इस खेल में वास्तविक बढ़त बनाता है। अध्याय 13, वित्तीय अंकों का असली मतलब। इस अध्याय में लेखक एक बहुत आम लेकिन गहरी गलतफहमी पर बात करता है। यह मान लेना कि वित्तीय आंकड़े अपने आप में सच्चाई होते हैं। लोग कमाई, मुनाफा, वृद्धि दर, अनुपात और अनुमान देखते हैं और मान लेते हैं कि इन्हीं अंकों में पूरा जवाब छुपा है। लेकिन लेखक कहता है कि अंक सच नहीं होते, वे सिर्फ संकेत होते हैं। वित्तीय नंबर यह बताते हैं कि किसी समय पर क्या मापा गया था। वे यह नहीं बताते कि आगे क्या होगा, और न ही यह बताते हैं कि उस नंबर के पीछे क्या कहानी है। फिर भी इंसान अंकों से प्रभावित हो जाता है क्योंकि अंक ठोस लगते हैं। वे भावना नहीं दिखाते, इसलिए भरोसेमंद लगते हैं। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि समस्या अंकों में नहीं, उनकी व्याख्या में है। दो लोग एक ही संख्या देखकर दो अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति उसे अवसर मानेगा, दूसरा खतरा। इसका कारण यह है कि अंक अपने आप में अधूरे होते हैं जब तक उन्हें संदर्भ में न देखा जाए। लेखक यह भी बताता है कि ज्यादातर निवेशक अंकों को स्थिर मान लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर संख्या बदलते हालात का परिणाम है। जो आज अच्छा दिख रहा है वह कल सामान्य हो सकता है, और जो आज खराब दिख रहा है वह किसी बदलाव की शुरुआत भी हो सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है
अंक अतीत का सार होते हैं, भविष्य की गारंटी नहीं। फिर भी इंसान उनमें भविष्य ढूंढने की कोशिश करता है। यही कोशिश उसे भ्रम में डालती है। वह यह भूल जाता है कि बाजार में कहानी बदलती रहती है और अंक उसके पीछे पीछे चलते हैं। लेखक यह भी समझाता है कि वित्तीय अंकों का ज्यादा अध्ययन कभी कभी झूठी स्पष्टता देता है। इंसान को लगता है कि उसने सब समझ लिया है क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा है। लेकिन असल समझ यह जानने में है कि कौन सा डेटा मायने रखता है और कौन सा नहीं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बड़े खिलाड़ी अंकों को अंतिम निर्णय नहीं बनाते। वे उन्हें सवाल पूछने का साधन बनाते हैं। वे यह नहीं पूछते कि संख्या क्या है, बल्कि यह पूछते हैं कि यह संख्या ऐसी क्यों है। अध्याय के अंत में लेखक यह स्पष्ट करता है कि वित्तीय अंकों का सही उपयोग तभी होता है जब उन्हें सीमित रखा जाए, न उन्हें नजरअंदाज किया जाए, न उन्हें पूजा जाए। जो व्यक्ति अंकों को संकेत की तरह देखता है वह संतुलित निर्णय ले पाता है। अध्याय का सार यही है, अंक बोलते नहीं, इंसान उन्हें बोलने देता है। और जो यह समझ लेता है कि अंकों का मतलब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि संदर्भ है, वही इस खेल में गलत निष्कर्षों से बच पाता है। अध्याय 14, बाजार में हर सौदे का उल्टा पक्ष। इस अध्याय में लेखक स्टॉक मार्केट की एक ऐसी सच्चाई सामने रखता है जिसे ज्यादातर लोग जानना नहीं चाहते। हर बार जब आप कोई सौदा करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसी पल कोई और व्यक्ति ठीक उसका उल्टा कर रहा होता है। यही वजह है कि बाजार में हर लेन देन दो पक्षों। 14, बाजार में हर सौदे का उल्टा पक्ष। इस अध्याय में लेखक स्टॉक मार्केट की एक ऐसी सच्चाई सामने रखता है जिसे ज्यादातर लोग जानना नहीं चाहते। हर बार जब आप कोई सौदा करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसी पल कोई और व्यक्ति ठीक उसका उल्टा कर रहा होता है। यही वजह है कि बाजार में हर लेन देन दो पक्षों से बनता है और दोनों खुद को सही मानते हैं। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो सामने वाला बेच रहा होता है, वह भी सोचता है कि उसका फैसला सही है। यही बात इस खेल को रोचक और खतरनाक दोनों बनाती है। बाजार में कभी यह नहीं होता कि सब एक साथ सही हों। किसी एक की जीत किसी और की हार पर टिकी होती है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि लोग अपने फैसले पर इतना ध्यान देते हैं कि वे सामने वाले के नजरिए को भूल जाते हैं। वे यह नहीं पूछते कि दूसरा पक्ष क्यों बेच रहा है या क्यों खरीद रहा है, जबकि यही सवाल उनके अपने फैसले की गुणवत्ता को परख सकता है। लेखक बताता है कि हर सौदे के पीछे अलग जानकारी, अलग सोच और अलग उद्देश्य होता है। हो सकता है सामने वाला ज्यादा जानता हो, या उसे तुरंत पैसे की जरूरत हो, या उसकी समय सीमा अलग हो। इसलिए सिर्फ यह मान लेना कि आप सही हैं अधूरा सोच है। यहां एक अहम बात सामने आती है, बाजार में कोई सौदा स्पष्ट रूप से सही नहीं होता। अगर कोई सौदा पूरी तरह सही होता तो उसका उल्टा पक्ष मौजूद ही नहीं होता। लेकिन बाजार में हमेशा कोई ना कोई उस कीमत पर सौदा करने को तैयार रहता है। लेखक यह भी समझाता है कि यही उल्टा पक्ष बाजार को संतुलन में रखता है। अगर सब एक ही दिशा में सोचें तो सौदे रुक जाएं। कीमतें तभी बनती हैं जब मतभेद होते हैं। इसलिए असहमति बाजार की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति यह भूल जाता है कि हर सौदे का एक उल्टा पक्ष है, वह जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है। वह यह मान लेता है कि उसका फैसला निर्विवाद है। यही सोच उसे जोखिम के प्रति अंधा बना देती है। लेखक अंत में यह बात रखता है कि समझदार खिलाड़ी हमेशा यह मानकर चलता है कि सामने वाला भी सोच समझकर कदम उठा रहा है। वह यह नहीं मान लेता कि वह मूर्ख है। यह विनम्रता उसे सतर्क रखती है। अध्याय का सार यही है, बाजार में हर सौदा दो सोचों की टक्कर है, और जो यह याद रखता है कि उसके हर फैसले का एक उल्टा पक्ष मौजूद है, वही इस खेल में घमंड से बचा रहता है। अध्याय 15, पेशेवर निवेशकों के नियम। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करता है कि पेशेवर निवेशक आम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान इसलिए नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा जानते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे कुछ तय नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। ये नियम उन्हें हर स्थिति में जीत दिलाने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक खेल में बने रहने के लिए बनाए जाते हैं। पेशेवर निवेशक सबसे पहले यह तय करते हैं कि वे कितना जोखिम उठा सकते हैं। वे मुनाफे से पहले नुकसान की सीमा तय करते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई भी फैसला गलत हो सकता है, इसीलिए वे ऐसा दांव नहीं लगाते जो उन्हें खेल से बाहर कर दे। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि पेशेवर लोग भावनाओं को फैसले नहीं लेने देते।
इसका मतलब यह नहीं कि उनमें भावना नहीं होती, बल्कि यह कि वे भावना के समय निर्णय टाल देते हैं। वे जानते हैं कि डर और लालच अस्थायी होते हैं, लेकिन उनके फैसलों के परिणाम स्थायी हो सकते हैं। लेखक यह भी समझाता है कि पेशेवर निवेशक लगातार हर मौके के पीछे नहीं भागते। वे चुनिंदा अवसरों का इंतजार करते हैं। ज्यादातर समय वे कुछ नहीं करते, और यही कुछ न करना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यहां एक अहम बात सामने आती है। पेशेवर निवेशक अपनी पहचान को अपने फैसलों से नहीं जोड़ते। अगर कोई सौदा गलत हो जाता है, तो वे उसे व्यक्तिगत हार नहीं मानते। वे उसे प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पेशेवर लोग अनुशासन को प्रतिभा से ऊपर रखते हैं। उन्हें पता है कि प्रतिभा बिना अनुशासन के उन्हें कहीं नहीं ले जाएगी, इसलिए वे नियम तोड़ने से ज्यादा नियम मानने पर ध्यान देते हैं। लेखक यह भी बताता है कि पेशेवर निवेशक कभी यह मानकर नहीं चलते कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। वे हमेशा यह मानते हैं कि बाजार उनसे बड़ा है। यही विनम्रता उन्हें सीखते रहने की क्षमता देती है। अध्याय के अंत में लेखक पेशेवर सोच का सार देता है। यह सोच बाजार को हराने की नहीं, खुद को संभालने की सोच है। जो व्यक्ति इस सोच को अपना लेता है, वह धीरे धीरे शौकिया खिलाड़ी से पेशेवर खिलाड़ी की ओर बढ़ता है। अध्याय का सार यही है। पेशेवर निवेशक गलतियां नहीं करते, ऐसा नहीं। वे बस वही गलती बार बार नहीं करते, और यही नियम उन्हें इस खेल में लंबे समय तक टिकाए रखते हैं। अध्याय 16, पेशेवरों की दुनिया। इस अध्याय में लेखक उस दुनिया का पर्दा उठाता है जिसे आम निवेशक बाहर से देखकर अक्सर गलत समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि पेशेवर निवेशकों की दुनिया रोमांच, तेज फैसलों और लगातार जीत से भरी होती है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलटी है। पेशेवरों की दुनिया बाहर से आकर्षक लग सकती है, भीतर से वह बेहद अनुशासित और संयमित होती है। पेशेवर निवेशक बाजार को हर दिन जीतने की जगह लंबे समय तक टिके रहने का खेल खेलते हैं। उनके लिए हर दिन मुनाफा कमाना जरूरी नहीं होता। उनके लिए जरूरी होता है कि वे किसी दिन भी ऐसे फैसले न लें जो उन्हें खेल से बाहर कर दें। यही सोच उन्हें आम खिलाड़ियों से अलग बनाती है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि पेशेवरों की दुनिया में भावनाओं के लिए बहुत कम जगह होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे भावना रहित होते हैं, बल्कि यह कि वे भावना को पहचानते हैं और उसे अपने फैसलों से दूर रखते हैं। वे जानते हैं कि भावना से लिया गया फैसला अक्सर बाद में पछतावे में बदलता है। लेखक यह भी बताता है कि पेशेवर निवेशक शोर से दूरी बनाकर रखते हैं। वे हर खबर, हर चर्चा और हर अफवाह पर प्रतिक्रिया नहीं करते। वे जानते हैं कि ज्यादातर शोर भीड़ की भावना को दर्शाता है, न कि किसी गहरी सच्चाई को। यहां एक अहम बात सामने आती है। पेशेवरों की दुनिया में धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। वे मौके के पीछे नहीं भागते, बल्कि मौके के तैयार होने का इंतजार करते हैं। यह इंतजार उन्हें उबाऊ लग सकता है, लेकिन यही उबाऊपन उन्हें बचाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि पेशेवर लोग अपने नियम खुद बनाते हैं और उन्हें तोड़ते नहीं। वे दूसरों की रणनीति की नकल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर खिलाड़ी की सीमाएं और लक्ष्य अलग होते हैं। लेखक यह स्पष्ट करता है कि पेशेवरों की दुनिया में हार को छुपाया नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उससे सीखा जाता है। यही सीख उन्हें धीरे धीरे बेहतर बनाती है। अध्याय के अंत में लेखक एक सीधी बात कहता है। पेशेवर बनना किसी पद या पहचान का नाम नहीं है, यह सोच का नाम है। जो व्यक्ति इस सोच को अपना लेता है, वह उसी पल से पेशेवरों की दुनिया में कदम रख देता है। अध्याय का सार यही है। पेशेवरों की दुनिया तेज नहीं होती, शांत होती है, और जो व्यक्ति इस शांति को समझ लेता है, वही इस खेल में वास्तविक दूरी तय करता है। अध्याय 17, बाजार में सामूहिक मनोविज्ञान। इस अध्याय में लेखक उस शक्ति पर बात करता है जो अक्सर अदृश्य रहती है, लेकिन पूरे बाजार को हिला देती है। सामूहिक मनोविज्ञान। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि लाखों लोग एक साथ डरते हैं, उम्मीद करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। सामूहिक मनोविज्ञान का मूल स्वभाव बहुत सरल है। जब हालात अच्छे दिखते हैं तो लोग भविष्य को भी अच्छा मान लेते हैं, और जब हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। यह अतिशयोक्ति ही बाजार को अस्थिर बनाती है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि भीड़ कभी संतुलित नहीं होती। वह या तो बहुत आशावादी होती है या बहुत भयभीत।
बीच का रास्ता उसे पसंद नहीं आता। इसी वजह से कीमतें अक्सर वास्तविक मूल्य से ऊपर या नीचे चली जाती हैं। लेखक यह भी बताता है कि सामूहिक मनोविज्ञान को तर्क से नहीं बदला जा सकता। जब डर फैलता है तो आंकड़े काम नहीं करते, और जब लालच छा जाता है तो चेतावनियां बेअसर हो जाती हैं। यह अवस्था अस्थायी होती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। व्यक्ति अकेले में सोच सकता है, लेकिन भीड़ में वह महसूस करता है। और बाजार में ज्यादातर फैसले भावना से लिए जाते हैं, सोच से नहीं। यही वजह है कि सामूहिक व्यवहार अक्सर अनुमान से बाहर हो जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मीडिया और चर्चाएं सामूहिक मनोविज्ञान को तेज करती हैं। एक ही विचार बार बार दोहराया जाए तो वह सच्चाई लगने लगता है, और जब वह टूटता है तो प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। लेखक ये स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति सामूहिक मनोविज्ञान को समझ लेता है वह उससे बहता नहीं। वह यह पहचानने लगता है कि कब बाजार उम्मीद में ज्यादा आगे निकल गया है और कब डर में ज्यादा पीछे चला गया है। अध्याय के अंत में लेखक यह कहता है कि सामूहिक मनोविज्ञान को हराया नहीं जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। और जो इसे समझ लेता है वह अपने फैसले भावनाओं के शोर में नहीं, विवेक की शांति में लेता है। अध्याय का सार यही है। बाजार में कीमतें हमेशा सही नहीं होती, लेकिन भावनाएं हमेशा मौजूद होती हैं। और जो व्यक्ति इन भावनाओं को पहचान लेता है वही सामूहिक मनोविज्ञान के बीच अपना संतुलन बनाए रख पाता है। अध्याय 18, सही चीज गलत समय। इस अध्याय में लेखक स्टॉक मार्केट की एक सबसे कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई सामने रखता है। सिर्फ सही होना काफी नहीं है, सही समय पर सही होना जरूरी है। बाजार में अनगिनत लोग सही सोच रखते हैं, सही कंपनियों को पहचानते हैं, सही निष्कर्ष निकालते हैं, फिर भी नुकसान उठाते हैं। वजह साफ है, समय। लेखक बताता है कि बाजार अक्सर सही विचारों को भी सजा देता है अगर वे गलत समय पर लागू किए जाएं। कोई कंपनी अच्छी हो सकती है, उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है, लेकिन अगर बाजार उस समय उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है तो कीमत गिरती ही रहेगी और निवेशक सही होते हुए भी हार महसूस करेगा। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि इंसान सही होने को जीत समझ लेता है। उसे लगता है कि अगर उसका विश्लेषण सही है तो परिणाम भी तुरंत सही होना चाहिए। लेकिन बाजार तर्क के अनुसार नहीं, समय के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। लेखक यह भी समझाता है कि सही चीज को बहुत जल्दी पहचान लेना भी समस्या बन सकता है। जो व्यक्ति समय से बहुत आगे सोच लेता है वह लंबे समय तक गलत साबित होता रहता है, और यह लगातार गलत दिखना मानसिक दबाव पैदा करता है, चाहे अंतिम परिणाम सही ही क्यों ना हो। यहां एक अहम बात सामने आती है। बाजार में बहुत जल्दी और बहुत देर दोनों ही खतरनाक हैं। सही संतुलन वही है जहां सोच और समय एक दूसरे के साथ चलें, लेकिन यही संतुलन सबसे कठिन है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सही समय का इंतजार करना इंसानी स्वभाव के खिलाफ है। इंसान चाहता है कि उसका ज्ञान तुरंत मान्यता पाए, वह धैर्य नहीं रख पाता, और यही अधीरता सही विचार को गलत परिणाम में बदल देती है। लेखक यह स्पष्ट करता है कि पेशेवर खिलाड़ी अक्सर सही होने की इच्छा छोड़ देते हैं ताकि वे सही समय पर मौजूद रह सकें। वे यह नहीं पूछते कि विचार कितना अच्छा है, वे यह देखते हैं कि बाजार उस विचार को अपनाने के लिए तैयार है या नहीं। अध्याय के अंत में लेखक एक गहरी बात कहता है। बाजार में हार हमेशा गलत होने से नहीं होती, अक्सर सही होने से होती है, लेकिन गलत समय पर। और जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है वही सही चीज को सही समय पर अपनाने की कला सीख पाता है। अध्याय 19, वास्तविकता की जांच और सीमाएं। इस अध्याय में लेखक उस क्षण की बात करता है जहां हर खिलाड़ी को रुककर खुद से सच बोलना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक बने रहने के लिए सबसे जरूरी चीज किसी नई रणनीति को ढूंढना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को पहचानना है। यही वास्तविकता की जांच है। लेखक बताता है कि ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि वे औसत से बेहतर हैं। उन्हें लगता है कि वे ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा धैर्यवान हैं और ज्यादा सही फैसले लेते हैं। लेकिन बाजार बहुत जल्दी यह भ्रम तोड़ देता है। वह हर व्यक्ति को उसकी वास्तविक क्षमता दिखा देता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि सीमाएं स्वीकार करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। हर इंसान की एक मानसिक सीमा होती है, एक भावनात्मक सीमा होती है और एक आर्थिक सीमा होती है। जो व्यक्ति इन सीमाओं से आगे खेलने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा टूटता है।
लेखक यह भी बताता है कि वास्तविकता की जांच अक्सर नुकसान के बाद होती है। घाटा इंसान को आईना दिखाता है। वह पूछता है, क्या मैं यह सह सकता हूं? क्या मैं सही फैसले ले पा रहा हूं? क्या मैं अपनी योजना पर टिक सकता हूं? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन जरूरी होते हैं। यहां एक अहम बात सामने आती है। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं नहीं मानता, वह उन्हें बार बार पार करने की कोशिश करता है और हर बार बाजार उसे और जोर से वापस खींचता है। यह संघर्ष अंततः थकान और हताशा में बदल जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सीमाएं स्थायी नहीं होती, लेकिन उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अनुभव के साथ वे बदलती हैं, लेकिन छलांग लगाकर नहीं, धीरे धीरे। जो व्यक्ति इस गति को समझ लेता है, वही सुरक्षित रहता है। लेखक अंत में यह बात रखता है कि पेशेवर सोच का मतलब असीमित आत्मविश्वास नहीं, बल्कि सटीक आत्म आकलन है। जो व्यक्ति खुद को सही तरह से परख लेता है, वह बाजार से लड़ता नहीं, उसके साथ चलता है। अध्याय का सार यही है, बाजार को हराने से पहले खुद को समझना जरूरी है। और जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का सम्मान करता है, वही इस खेल में वास्तविक रूप से टिक पाता है। अध्याय 20, बाजार के ढहने की संभावनाएं। इस अध्याय में लेखक उस डर की बात करता है जो हर निवेशक के मन में कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। बाजार का अचानक ढह जाना। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगला पतन कब आएगा, कितना बड़ा होगा और क्या उससे बचा जा सकता है। लेकिन लेखक साफ करता है कि बाजार का गिरना कोई असामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह इस खेल का स्वाभाविक हिस्सा है। लेखक बताता है कि बाजार कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, वह उम्मीद और डर के बीच झूलता रहता है। जब उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब लोग यह मानने लगते हैं कि अब गिरावट संभव ही नहीं है, तभी पतन की जमीन तैयार होती है। गिरावट अक्सर तब आती है जब लोग उसके लिए सबसे कम तैयार होते हैं। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि बाजार के ढहने की कोई एक वजह नहीं होती। यह किसी एक खबर, किसी एक घटना या किसी एक गलती का परिणाम नहीं होता। यह धीरे धीरे बनता है। अत्यधिक आत्मविश्वास, जरूरत से ज्यादा कर्ज, जोखिम की अनदेखी और सामूहिक भ्रम के जरिए। लेखक यह भी समझाता है कि लोग पतन को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल समस्या पहचान नहीं, प्रतिक्रिया होती है। ज्यादातर लोग पतन के समय वही करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। घबराहट में फैसले, जल्दबाजी में बिक्री और डर से भरे कदम। यहां एक अहम बात सामने आती है, बाजार का ढहना सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए यह तबाही होता है और कुछ लोगों के लिए यह अवसर। फर्क इस बात से पड़ता है कि व्यक्ति ने पहले से अपने जोखिम को कैसे संभाला था। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बाजार के पतन का सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं, मानसिक संतुलन का होता है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा, वह गिरावट में टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति गिरावट को संभावना मानकर चलता है, वह उसे सह पाता है। लेखक ये स्पष्ट करता है कि बाजार का ढहना रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे नष्ट होना जरूरी नहीं है। तैयारी ही बचाव है। तैयारी का मतलब भविष्य जानना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि अनिश्चितता हमेशा रहेगी। अध्याय के अंत में लेखक एक सधी हुई बात कहता है, बाजार का गिरना कोई दुर्घटना नहीं, यह खेल की प्रक्रिया है। और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझकर खेलता है, वही पतन के समय घबराता नहीं, बल्कि टिके रहने की कोशिश करता है। यहीं पर डर और समझ के बीच असली फर्क दिखाई देता है। अध्याय 21, अपनी पैसे की सोच बनाना। इस अंतिम अध्याय में लेखक पूरे खेल को एक व्यक्तिगत निष्कर्ष तक लाता है। इतने अध्यायों के बाद अब सवाल यह नहीं रह जाता कि बाजार क्या करता है, बल्कि यह बन जाता है कि आप बाजार के साथ कैसे जीना चाहते हैं। यही आपकी अपनी पैसे की सोच या मनी फिलॉसफी है। लेखक बताता है कि हर सफल खिलाड़ी के पास कोई ना कोई स्पष्ट सोच होती है। वह सोच लिखी हुई हो या नहीं, लेकिन तय होती है। वही सोच उसके फैसलों को दिशा देती है, उसे भ्रम से बचाती है और उतार चढ़ाव में स्थिर रखती है। बिना सोच के खेला गया खेल हमेशा भावनाओं के हाथ में चला जाता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि अपनी पैसे की सोच दूसरों से उधार नहीं ली जा सकती। जो तरीका किसी और के लिए काम करता है, वह आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। आपकी सोच आपके स्वभाव, आपकी सीमाओं और आपके उद्देश्यों से निकलनी चाहिए। लेखक यह भी समझाता है कि मनी फिलॉसफी का मतलब कोई जटिल नियमों की सूची नहीं है। यह कुछ सरल सिद्धांत होते हैं जिनसे आप समझौता नहीं करते। जैसे, मैं कितना जोखिम लूंगा,
मैं कब बाहर निकलूंगा और मैं किस स्थिति में कुछ नहीं करूंगा। यहां एक अहम बात सामने आती है। स्पष्ट सोच आपको हर बार सही नहीं बनाएगी, लेकिन वह आपको हर बार एक जैसा बनाएगी। और यही निरंतरता लंबे समय में सबसे बड़ी ताकत बनती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आपकी पैसे की सोच समय के साथ विकसित होती है। वह अनुभव से बदलती है, लेकिन घबराहट से नहीं। जो व्यक्ति हर नुकसान के बाद अपनी सोच बदल देता है, वह कभी स्थिर नहीं हो पाता। लेखक अंत में यह बात रखता है कि बाजार में जीतने का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुलन बनाना है। जिस दिन आपकी पैसे की सोच साफ हो जाती है, उसी दिन बाजार आपको कम डराने लगता है। अध्याय का सार यही है, पैसा खुद कुछ नहीं सिखाता, वह आपको आपकी सोच दिखाता है। और जो व्यक्ति अपनी पैसे की सोच खुद गढ़ लेता है, वही इस खेल को अपने तरीके से खेल पाता है।